बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और इजी सी हैं, तो आप लोग आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पहली डेफिनेशन जो इसमें आती है दैट इज इक्वल वेक्टर्स। नाम से पता चलता है क्या मतलब होगा इक्वल वेक्टर्स का। So when two vectors have same magnitude and they are traveling in same direction. Yes. See, talking about vectors, vector is something which has a magnitude as well as direction. So if there is a possibility that two vectors are equal, तो वो तभी हो सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे? व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड as well as equal direction, or you can say as well as same direction. सबसे पहले मुझे बताओ, आपको मैंने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई थी। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दो वेक्टर्स जो इक्वल होंगे, सुनिएगा ध्यान से, दो वेक्टर्स जो इक्वल होंगे उनका मैग्नीट्यूड किस चीज से मिलता है? सपोज देयर इज अ वेक्टर, ये आपके सामने मैंने बनाया, इसको नाम दे दो क्या? ए वेक्टर। इसके साथ एक और वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, एंड हियर इज द सेकंड वेक्टर, इसको नाम दिया जाएगा बी वेक्टर। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ए और बी इक्वल है, तो ऐसा क्यों है? हियर उनका मैग्नीट्यूड सेम और बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड मिलता है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में, आप लेंथ से डिटरमाइन कर सकते हो। अगर ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग ध्यान से देखें तो ये लेंथ वाइज ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं। यस, सो अगर दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है और दोनों वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ डायरेक्शन एक की तरफ राइट वाली तरफ जा रहे हैं, तो दोनों राइट वाली तरफ जा रहे हैं, तो ये दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। सो हेंस ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों का वेक्टर लेंथ, अगर आप देखो तो दोनों का वेक्टर लेंथ क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, और वेक्टर लेंथ सेम आ रहा है, बट एट द सेम टाइम दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो भी ए की तरफ है। अगर बी वेक्टर राइट वाली साइड जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, सो कैन आई से एट द सेम टाइम ए वाला भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है? यस और नो? यस सर। हेंस दीस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। यहां तक क्लियर है? चलो आगे। ओके, सेकंड टाइप जो आती है वेक्टर्स की उसे कहा जाता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर अभी मैं बताता हूं, बट कोई बच्चा सजेस्ट कर सकता है क्या ही होता होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब? सर ऑपोजिट, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं दोनों। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे बट होंगे इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, बस डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, देखो एक वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव तब कहा जा सकता है, अ वेक्टर इज सेड टू बी negative of another vector, negative of another vector if both have equal magnitude, magnitude equal होगा but opposite direction, but opposite direction। अब जरा मैं आपको दिखा भी देता हूं चलना है। क्या बोल रहा है? इसमें दो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए हो गया ना, ठीक है, तो एक वेक्टर होगा इस वेक्टर का ही क्या? नेगेटिव। वो कैसा होगा? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होगा दूसरा वेक्टर, इसको बोलेंगे बी वेक्टर। अब ऐसी सिचुएशन में पता क्या होगा? अगर आप लेंथ वाइज देखोगे ना तो लेंथ वाइज दोनों सेम है, चेक करो। यस सर। लेंथ वाइज दोनों सेम है बट डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है। ठीक है, सो हियर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जहां पर आपका जो बी वेक्टर है ना वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। ये चीज समझ आई? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है और डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए इस एक वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव कहा जा सकता है। ये बात समझ आई आप सबको? यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, उसका यूज हम आगे चल के जरूर देखेंगे। ये थर्ड डेफिनेशन आती है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर
बच्चा आपने ये चीज पढ़ी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है कि वेक्टर की लेंथ के बारे में बताना, यानी कि आप वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताओगे, सिर्फ उसकी वैल्यू के बारे में बताओगे। अगर मैं बोलता हूं कहीं पर फोर्स 30 न्यूटन लग रही है, अब वो अगर सिंपल फोर्स होगी और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, नेचर अपोजिट होगा। बट मैग्नीट्यूड देखेंगे, हम यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो वो वैल्यू एक वेक्टर की मॉड्यूलस से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। अब ये क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखो, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है, इट इज डिफाइंड एज, नोट कीजिए, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसको आप लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी कह सकते हो, या फिर मॉड्यूलस को मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर भी कह सकते हो। और एक सबसे खास बात मॉड्यूलस की, अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के देता है तो ये कौन से टाइप की क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव। ना बच्चा, क्वांटिटीज फिजिक्स में दो टाइप की होती है। स्केलर स्केलर तो ये स्केलर वेक्टर का जब मॉड्यूलस निकाला तो मॉड्यूलस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आई बात समझ में? निकालते कैसे हैं अभी ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, हम बहुत सीखेंगे। पर इसको डिनोट किससे करते हैं वो एक आपको सिखाने वाली चीज है। देखो यहाँ पे, अगर आप कहीं पे लिखते हो कि आपको चाहिए मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर का आपको मॉड्यूलस चाहिए, तो ए वेक्टर के मॉड्यूलस को ऐसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ए वेक्टर के मॉड्यूलस को लिखा जाता है, आप एक बार डालेंगे, आपने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा होगा, अगर जिन्होंने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा है, बार लगता है, ए वेक्टर अंदर और बार क्लोज, पढ़ा है आप लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन? जिनका तो मेडिकल बोथ वाला है और नॉन मेडिकल है उनको पता होगा मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, जो कि आपको हमेशा मैग्नीट्यूड देता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, सो मॉड्यूलस फंक्शन, इसमें ए वेक्टर, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ये आपको एक वैल्यू देता है जो कि कितनी होती है, ए। दैट्स इट, सिर्फ ए। सर इसका स्केलर होने का रीजन क्या होता है? स्केलर होने का रीजन ये होता है कि इसका फाइनल आंसर देख मैंने क्या लिखा है, ए। ए के ऊपर मैंने एरो डाला है। नो सर। क्यों? क्योंकि ये जब तुम आगे चल के पढ़ोगे ना, जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो मॉड्यूलस एक वैल्यू निकलेगी, और जो ए वेक्टर आपको दिखा रहा हूं ना, आपको जब क्वेश्चन करोगे आपको दिखेगा ए वेक्टर दिखेगा, उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें वो दिखता है कि ये वेक्टर है, बट जब आप उसका मॉड्यूलस निकालते हो वो सिर्फ एक वैल्यू निकलती है, जहां से पता चलता है कि इसके अंदर की जितनी डायरेक्शंस की खत्म होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो रहा है। ठीक है, ओके सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये मॉड्यूलस ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मेन काम आगे, अभी जस्ट डेफिनेशन को समझो, थोड़ा सा माइंड में ना एक इसका मैप बना के रखो, जब आएगा तो हम इसको और समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है सुनो, यूनिट वेक्टर सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज लाओ, नोट मत कर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अपने दिमाग में ये चीज लाओ कि यूनिट वेक्टर एक आपका, सबसे पहली चीज, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? यूनिट वेक्टर एक अलग से चीज बताने की जरूरत नहीं है, हर एक वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल के दे सकते हो। तो यूनिट वेक्टर है क्या? कहता है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जब आप निकालते हो, वो यूनिट वेक्टर की खास बात ये होती है कि नाम से पता चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड आता है कितना, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, ये उसकी खास बात होती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है। और दूसरी खास बात उसकी ये होती है कि आपने यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का निकाला होता है ना, वो वेक्टर की कुछ डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर आप जब उसका निकालते हो तो यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन वही होती है जो कि उसके पेरेंट वेक्टर, जिसका आपने वो यूनिट वेक्टर बनाया है, उसके पेरेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। फर्क बस ये होता है कि पेरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ और होता है, बट यूनिट वेक्टर जो उसमें से डिराइव होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी, 1। ये बात समझ आई? ठीक है, अब मैं यही जो चीज आपको बताई ये डेफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, देखो, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector। given मतलब वो जो पेरेंट वेक्टर आपको दिया हुआ होगा उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होता है, बट फर्क इतना होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और ये निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले समझो यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। यहां देखो बच्चा, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं, सपोज आपने ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर बनाना है, उसको लिखते हैं ए कैप। क्या लिखते हैं? ए कैप। ये जो ऊपर मैंने लगाया ना ट्रायंगल टाइप, ट्रायंगल भी नहीं है ये, छोटा सा एक कैप टाइप लगाया ना, इसको बोलते हैं ए कैप। ए को टोपी सी बनाई है ना, इसको बोलते हैं ए कैप। यूनिट वेक्टर को हमेशा ऊपर कैप से डिनोट करते हैं। सो ए कैप्टर मतलब आपका ये एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप चाहते हो, आप निकालना चाहते हो यूनिट वेक्टर ऑफ, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, आपने उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? उसको पहले डिनोट करते हैं ए कैप से, और वो बराबर होता है जो आपका ए वेक्टर है उसको लिखो, और उस ए वेक्टर को डिवाइड किससे कर दो, ए वेक्टर के मॉड्यूलस से।
तो जब आप ए वेक्टर को ए के मॉडुलस से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो ए वेक्टर रहेगा, बट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए होता है। ठीक है, ये क्या लिखा है सर, ये हमें कहाँ काम आएगा, ये मैं आपको आगे भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ और वेक्टर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेन आपके ये थे, अब आपके और भी हैं, बट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका एक आएगा जिसको हम बोलेंगे फिक्स वेक्टर। ठीक है, उसके बाद एक आएगा जिसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर, एक आएगा जिसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। पहले मैं आपको ये तीन समझा देता हूं, आसान आसान है। फिक्स वेक्टर्स क्या होते हैं, सुनो। फिक्स वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इतनी चीज समझ लो, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं तुम्हारे फिक्स्ड वेक्टर्स, और इनको हम लोकलाइज्ड वेक्टर्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम इनका आता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। कई बार क्वेश्चन आ सकता है और वो बोल सकते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स को डिफाइन करो, तो लोकलाइज्ड होता है जो एक ही जगह पर होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है, तो जो एक ही जगह पे पाए जाते हैं उनको लोकलाइज्ड कहते हैं। तो ये हो गए फिक्स्ड वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज एक ही जगह से बताते हो। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वेक्टर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन में। वेक्टर्स सामने पता चल रहा है नाम से, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होता है। whose इनिशियल पॉइंट इज सेम नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर कहीं पे हो सकता है, एक वेक्टर कहीं पे हो सकता है। लोकलाइज होते हैं जो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, एक जगह पर फिक्स, और जो एक जगह पर फिक्स नहीं पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ये इसका दूसरा नाम है। इतनी चीज समझ आई? सेवेंथ कोलिनियर, मैथ में पढ़ते आए हो, कोलिनियर क्या होता है बताओ, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर की थोड़ी सी कहानी बड़ी समझने वाली है। वेक्टर्स के केस में कोलिनियरिटी जो है ना वो थोड़ी अलग चलती है। कैसे अलग चलती है मैं समझाता हूं। वेक्टर्स में कोलिनियरिटी कुछ इस तरीके से चलती है, कहता है वेक्टर्स विच ईदर एक्ट अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन ठीक है, उनको हम कोलिनियर कहते हैं, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। पर इतना भी काफी नहीं है, इसमें दो कोलिनियर वेक्टर्स ना लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दो कोलिनियर जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ना, वो इसमें लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। ये लाइक अनलाइक क्या है, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं तो भी वो कोलिनियर होगा, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं तब भी वो कोलिनियर होगा। ठीक है, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्या है वेक्टर्स का, मैं आपको समझाता हूं, और वो कोलिनियरिटी कैसे दिखाएंगे। इधर देखिए, ये कुछ इस तरीके से बच्चा, यहां देखो। सपोज करो ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये इसके ए वेक्टर के जस्ट पीछे एक बी वेक्टर है, तो ये दोनों कोलिनियर होंगे। चाहे ए वेक्टर अगर ऊपर है और बी वेक्टर अगर नीचे भी है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, बी वेक्टर चाहे नीचे भी है बट एकदम अगर उसके पैरेलल है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो भी ये कोलिनियर होंगे, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन की तरफ पोजेस होने चाहिए, तो आप इनको कोलिनियर कह सकते हो। ठीक है, ये वाली एग्जांपल होगी किसकी, लाइक या फिर जिसको हम पैरेलल कहते हैं। ये चीज समझ आई? अब मैं आपको बताता हूं अनलाइक वाले कैसे होते हैं। यहां देखो, अनलाइक वाले कुछ इस तरीके से, सपोज करो ये आपका ए वेक्टर जा रहा है बट बी वेक्टर है इसी लाइन पे, बट किस तरफ है, इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें एंगल कितना बन जाएगा इन दोनों के बीच में, बट तब भी ये कोलिनियर होंगे क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, चाहे राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है बट एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए वेक्टर ऐसे दिखाया हो और बी वेक्टर कैसे दिखाया हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सर अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, मतलब वो नहीं मैटर करता है कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मैटर ये करता है इस सिचुएशन में कि आपके दोनों वेक्टर्स का ये होना चाहिए कि वो एक ही एंगल पे होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ए और बी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो वो, अगर तूने ये चीज सुनी हुई है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनमें 0 डिग्री होता है, अगर दो लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर जाएं तो भी दोनों में एंगल डिफरेंस 0 होता है कि नहीं होता है? अगर दो लाइंस ऑपोजिट है तब भी एंगल 180, और अगर दो लाइंस ऑपोजिट है बट ऊपर नीचे है, बट तब भी बीच में डिफरेंस ऑफ एंगल 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये चीज मैटर करती है। परपेंडिकुलर तो नहीं आए ना, लाइक आए, पैरेलल आए या एंटी पैरेलल आए, वो बात की बात है, बट ये देखना होता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया अनलाइक, और अनलाइक को आप एक और नाम से कहते हो, दैट इज एंटी पैरेलल। खत्म, ये हो गया। इसके बाद बचती हैं, ये कितने डेफिनेशन बता दिए आपको,
5th 6th 7th ये वाली हो गई। सर Then अनलाइक एक बार रिपीट कर दोगे? ये अनलाइक में कुछ नहीं है, मतलब अनलाइक कहता है कि ये है सेम ही लाइन के ऊपर है, मतलब अगर तू देखे ए और बी जो है सेम लाइन पे, बट ऐसा है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन उल्टी। लाइन तो एक ही है ना, समझा? और वेक्टर्स की एक खास बात होती है, Yes. पता है क्या? वेक्टर अगर एक यहाँ पे है ना, तो इस एक वेक्टर को पैरेलली जितना मर्जी डिस्प्लेस कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम बना रहता है। सपोज एक वेक्टर इधर है, अगर तू इसी वेक्टर को यहाँ पे भी बना देगा ना इसी के पैरेलल, तो ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये वेक्टर की खास बात होती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ना कहता है कि आपके वेक्टर की लेंथ सेम होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन। अगर आपका पहला वेक्टर 0 डिग्री पे आगे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी 0 डिग्री पे अगर आगे जा रहा है, चाहे वो जितना मर्जी दूर से जा रहा है, वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। समझा? तो वेक्टर्स का ये खास बात होती है कि आप इनको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, जितना मर्जी ऊपर या जितना मर्जी नीचे ले जाओ अपनी जगह से, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हो रहे हैं, लाइक ये 7 डेफिनेशंस होगी, कोलिनियर आपको बता दिया। नेक्स्ट है, नाम से पता चल जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या मतलब होगा? नाम से पता चल रहा है। जो सर सेम प्लेन पर होते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर्स। क्या मतलब होगा को इनिशियल का? एक ही पॉइंट से निकलते हैं। उनका सेम हाँ। पॉइंट होता है। एक पॉइंट सेम है। एक ही पॉइंट से निकलते हैं। उसके बाद आता है को टर्मिनस वेक्टर्स। टर्मिनस होता है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट क्या होता है? खत्म होना, खत्म होना, खत्म होना। एंड पॉइंट। बिल्कुल सही। को टर्मिनस वेक्टर्स होंगे जिनका एंड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। कोप्लेनर का ये डेफिनेशन याद रखना, वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन, तो वो कोप्लानर हो गए। को इनिशियल हो गए वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। फिर को टर्मिनस भी होते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम व्हाट? टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग बोले तो एंडिंग पॉइंट, वो को टर्मिनस हो गया। अब हम इसके आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट एक वेक्टर की ही टाइप होती है और बहुत इजी साधारण सी, जिसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक और नाम होता है नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। यहां देखो, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? इट इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट डायरेक्शन जो मर्जी हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हो, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको एक्शन का उतना रिएक्शन मिल रहा है, बट आपकी फोर्स लगाने की डायरेक्शन तो है ना, तो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि जिसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं आ रहा, चाहे आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है। सो आप लिख सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर इन विच it has how much magnitude? Zero magnitude. And direction क्या होगी? कोई भी हो, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। एंड एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी होता है, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। इतनी चीज समझ आई? इसको डिनोट किया जाता है जैसे हम मैग्नीट्यूड को या मॉडुलस को या किसी की वैल्यू को ए से लिखते थे, यहाँ पे वैल्यू अगर जीरो है तो उसको जीरो से लिखेंगे और ऊपर एक एरो लगा देंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज जीरो है बट डायरेक्शन कोई है। ठीक है, आई बात समझ में? पहली प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप एक ए वेक्टर में अगर एक जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो वो ए वेक्टर ही रहेगा। ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि अगर आप एक जीरो वेक्टर के साथ किसी भी कांस्टेंट टर्म को या स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर तब भी क्या ही रहेगा? जीरो वेक्टर ही रहेगा। इतनी चीज समझ आई? क्लियर है? ये तो रही बात कि आपने जीरो वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई किया। अगर स्केलर जीरो हो और वेक्टर कोई और हो तो वो उसको जीरो वेक्टर बना देगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर का कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा, बट जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। बात समझ आई? यस सर। एक और चीज, अगर मैं बोलूं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू सम न्यू टाइम्स बी वेक्टर, ये लैम्डा और न्यू क्या कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, 2 और 4 समझ लो यार, इतना कॉम्प्लेक्स मत समझो। सपोज 2 टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी वेक्टर, ऐसा सर्टेनली पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज पॉसिबल कब हो सकती है? ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है कब? अगर दोनों वेक्टर्स क्या हो? अगर दोनों जीरो वेक्टर हो तो साथ में जो मर्जी स्केलर मल्टीप्लाई हो, इक्वालिटी बनी रहेगी। या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स बोलो, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ये मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं समझाता हूं।
मेरी बात सुनो, सपोज करो यहां पर एक बॉल पड़ी है, मैं आपको पहले थोड़ा ये हिंट देता हूं कि हम पढ़ने के जा रहे हैं, ठीक है। एक बॉल पड़ी है यहां पे और एक बॉल पड़ी है यहां पे। मैं दोनों ब्लैक बॉल्स को हिट करता हूं, किसकी तरफ? रेड बॉल की तरफ। और हम ये मानते हैं कि दोनों ब्लैक बॉल्स इसको जब हिट करेंगी ना, एक ही इंस्टेंट पे दोनों हिट करेंगी, तो ये वाला बॉल इसको किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ। और ये नीचे वाला बॉल इसको किधर फोर्स लगाएगा? ये बॉल कहां जाएगी? किसके साथ जाएगी ये तो बताओ, किसका हाथ पकड़ेगी? अलग ही साइड जाएगी 45 के एंगल पे। क्या? हाँ, ये कुछ मेरे को अच्छा सुनने को मिला। ना ये इसकी डायरेक्शन में जाएगी, ना ये इसकी डायरेक्शन में जाएगी। ये बेचारी कुछ अपनी एक नई डायरेक्शन बनाई, कुछ इस तरफ जाएगी। सी यस और नो? यस सर। जब दो इफेक्ट आ रहे हो किसी एक बॉडी पे और वो एक दो इफेक्ट्स अलग अलग जगहों पे लगने की वजह से वो एक नया अपना इफेक्ट बनाए, उस जो एक नया इफेक्ट बनता है उसको नाम दिया जाता है रिजल्टेंट। क्या नाम दिया जाता है? रिजल्टेंट। अब ये दोनों वेक्टर्स थे और दोनों ने फोर्सेस लगाई, तो वेक्टर्स ने लगाई, तो ये जो वेक्टर बना, ये दोनों, ये ना इसकी डायरेक्शन में गए, ये ना इसकी डायरेक्शन में गए, ये अपनी डायरेक्शन में गए, जिसको बोला रिजल्टेंट। तो ये कौन सा वेक्टर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। पहले बताओ, इतनी चीज समझ आई? यहां तक कोई डाउट? आपने दोनों बॉल को हिट किया, ठीक है, ये इधर से गई रेड बॉल की तरफ और ये यहां से गई रेड बॉल की तरफ, ठीक है। ये चाहकर दोनों ने हिट किया उसको एट द सेम टाइम। हिट करने के बाद इसको फोर्स लगी कुछ इस तरफ, मान लो F1, इसको लगी फोर्स कुछ ऊपर की तरफ, मान लो F2, पर ना ये F1 की डायरेक्शन में गया, ना ये F2 की डायरेक्शन में गया, ये कुछ अपनी ही डायरेक्शन में गया, जिसको उसने क्या नाम दिया? रिजल्टेंट। ये चीज समझ आई? से यस और नो? फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर। यही होते हैं वेक्टर्स बच्चा, यही वेक्टर्स होता है, यही तो खास बात है वेक्टर्स की। इसीलिए तो वेक्टर का एडिशन अलग है, क्योंकि वेक्टर की एडिशन में आप डायरेक्टली सीधे 2 प्लस, सपोज करो नीचे वाले से फोर्स आई 3 न्यूटन, लेफ्ट वाले से आई 2 न्यूटन, आप ये नहीं बोल सकते कि जो रिजल्टेंट होगा वो 5 न्यूटन का होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 + 2 डायरेक्ट 5 लेके आंसर का फायदा ही नहीं है। वो 5 जाएगा कहां? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया ना। अगर नॉर्मल मैथ लगाना होता मैं स्केलर्स पे लगाता, 3 kg + 2 kg 5 kg। यहां पे नहीं लगा सकता। आप बोलो F1 2 न्यूटन लगा रहा है सर, F2 लगा रहा है 6 न्यूटन, टोटल सर हुआ 8 न्यूटन। क्या इतना आंसर काफी है? नो। मान लिया तुमने 2 और 6 को ऐड कर दिया, अरे वो कहां जा रहा है, किस तरफ गया? वो तो इन्फॉर्मेशन एम्प्टी रह गई, इनकम्प्लीट रह गई। इसीलिए वेक्टर एडिशन आता है। अभी आप जो पढ़ोगे वो वेक्टर एडिशन आएगा, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं, मतलब एक जगह पर जब दो वेक्टर्स एक्ट करते हैं तो वहां पर वो दो वेक्टर्स ऐड होते हैं, और जब वो ऐड होते हैं तो उनका इफेक्ट एक अलग इफेक्ट आता है, जिसका वैल्यू भी अलग होता है और उसका डायरेक्शन भी, जिन दोनों को ऐड किया है उनकी डायरेक्शन से अलग होती है। ये बात समझ आई? इसीलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाई हमें वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ने के लिए ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मल मैथ तो हम सीखते आए थे, हम वही लगा सकते थे। बात समझ आई? यस। चले फिर आगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए वेक्टर्स को 3 किस्म के लॉज आते हैं जो हमने अपनी कक्षा में पढ़ने हैं। 2 लॉज, 3 में से 2 लॉज ऐसे हैं जो कि 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होते हैं, और आखिरी लॉ ऐसा है जो कहता है कि 2 से ज्यादा जितने मर्जी वेक्टर हो, मैं सभी को ऐड करके आपको आंसर दे सकता हूं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो जो 2 लॉज ये कहते हैं कि आप 2 वेक्टर्स का आंसर मैं आपको बता सकता हूं, वो पहला लॉ है। पहले मैं आपको एडिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कुछ बताता हूं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जरा लिखो। कहता है द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब पता चल गया अब आपको, है ना, नेट इफेक्ट। द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज, कहता 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन होता है? कहता 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज दैट सिंगल वेक्टर, कहता वो रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर से डिनोट होता है, इज दैट सिंगल वेक्टर which produces same effect as the individual vectors together, as the individual vectors together would produce। ये डेफिनेशन से कुछ दिमाग में आ रहा है? सर रिजल्टेंट क्या होता है, एक बार रिपीट कर दोगे? वही तो उसने बताया। कहता है कि अगर सपोज F1 लग रहा है और F2 लग रहा है तो उनका रिजल्टेंट कौन होगा? कहता है रिजल्टेंट, अगर सिर्फ F1 लगता तो बॉल राइट जाती, अगर सिर्फ F2 लगता तो बॉल ऊपर जाती। रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर देता है, कहता है कि अगर दोनों लग रहे हैं तो वो कहां जाएगा, वो रिजल्टेंट देगा। समझा? अगर इंडिविजुअल एक एक लगे होते तो वो अपनी अपनी डायरेक्शन में एट अ टाइम जाता, बट जब 2 इकट्ठे लगते हैं या 2 से ज्यादा एक ही पॉइंट पे लगते हैं तो वहां पर आपको रिजल्टेंट की जरूरत पड़ती है। रिजल्टेंट फिर एक वेक्टर निकल के आता है जो कि
दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इफेक्ट एक ही में दिखा देता है। बात समझ आई? तो मतलब कि अगर आप Yes, ये sir. मुझे बोलो ना कि आप सर एक पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे F1 फोर्स इधर लग रही है, F2 फोर्स इधर लग रही है, तो मैं बोलूंगा तू अगर ये सब नहीं बनाना चाहता ना तो तू इस पॉइंट पे ऐसे करके FR बता दे, रिजल्टेंट बता दे, तो वो भी चलेगा। बात समझ आ रही है? तुझे दो वेक्टर Yes, बनाने की जरूरत नहीं है, दो वेक्टर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट होता है, तू वो दिखा दे सीधे। तो ये डेफिनेशन उस मतलब को जस्टिफाई करती है। समझ आया? क्लियर है? और प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी प्रोसेस को कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। कोई नहीं पूछेगा, मेन आएगा ये जो हमने भी सीखना है। तो मेरी बात सुनो, अब ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स है ना, ये तीन टाइप की होती है। पहले लॉ को बोला जाता है ट्रायंगल लॉ, पूरा नाम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा लॉ होता है, उसका नाम क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड लास्ट ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लगते हैं, और लास्ट लॉ जिसको हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, तो जब दो से ज्यादा या फिर कह सकते हो मैनी वेक्टर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, देन देयर इफेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड, और यू कैन से देयर रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गॉट इट? समझ आया? बोलो, इतनी चीज समझ आई? Yes, sir. एक बात बताओ जरा, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। सपोज करो ओके, एक पॉइंट है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे एक वेक्टर एक्ट करता है, वेक्टर जब एक्ट करता है तो सोचिए करो फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो भी एक वेक्टर होता है। एक वेक्टर एक्ट करता है ऐसे, इसको नाम दो ए वेक्टर, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर एक्ट करता है किधर, इसको नीचे से ऊपर फोर्स लगाएगा, तो मैं उसको नीचे से ऊपर को आप ऊपर से भी डिनोट कर सकते हो ऐसे। बोलो बी वेक्टर। सर एरो तो नीचे की तरफ ही होगा ना फिर? क्या बोल रहा है? एरो तो नीचे की तरफ होगा। क्यों? नीचे से ऊपर फोर्स लग रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. मैंने तेरे को क्या सिखाया शुरू में? मैंने बोला तू वेक्टर इधर बना, तू वेक्टर इधर बना, बी वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर को तुम एक लाइन पर पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। समझ आया? बस उसका एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं करना। समझ आया? Yes. अब तू बता, अगर इस बॉल को एक इधर से फोर्स लग रही है, एक इधर से लग रही है, ये नेट कहां जाएगी? कुछ इस डायरेक्शन 45 में डिग्री के एंगल पे। इधर जाएगी। फिर ये कैसे डिसाइड करते हैं किधर जाएगी? ये तेरा इंस्टिंक्ट क्या कहता है इस वक्त? अभी मैंने उतना पढ़ाया नहीं है ना, पढ़ाऊंगा वो भी सवाल जवाब निकल जाएंगे दिमाग से। अभी बता तो इंस्टिंक्ट मेरा इंस्टिंक्ट कहता है 45 डिग्री के एंगल पे जाएगी। कुछ इस तरफ जाएगी, ठीक है, डिग्री मत बता, इतना एक्यूरेट मत हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा ना, सिग्निफिकेंस तब बनता है जब किसी चीज के बारे में बड़ा श्योर होते हो, तो भी सिग्निफिकेंस नहीं बना, ठीक है। तो ये चीज कुछ यहां जाएगी। मैंने बोला जो एक वेक्टर होता है उसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, तो चाहे तू इस चीज को ऐसे करके भी डिनोट करेगा ना तब भी चलेगा, और तू इस चीज को ऐसे करके भी डिनोट करेगा ना तो भी चलेगा। मुझे बताओ क्या इस डायरेक्शन में जाएगा? चेक करो, से यस और नो। यस सर। तो मैं कह सकता हूं ए और बी का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कुछ ये होगा। तुम ये मत देखो सर ये तो इधर था इधर हो गया, भाई पैरेलली डिस्प्लेस हो सकता है, वो वेक्टर की खूबी है, पर होगा इसी तरफ ना, एरो उसका इसी तरफ जा रहा है जिस तरफ वो जा रहा है। यस सर। और लेंथ वाइज भी वो सेम है। ये चीज समझ आई? यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर मैं ना अब आपको ट्रायंगल लॉ की ना डेफिनेशन बताऊंगा, जो कि आप जितना समझे उससे इंटरप्रेट करो। मैं आपको डेफिनेशन सुनाता हूं। डेफिनेशन में बोलता है इफ टू वेक्टर्स which are to be added represent the two sides of a triangle, then the third side of the triangle will represent its resultant in the opposite manner. Say yes or no. अगर A और B ट्रायंगल की वो दो साइड्स हैं जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो A और B का रिजल्टेंट क्या होगा? वो तीसरी साइड होगी इन द अपोजिट मैनर। अपोजिट मैनर पता क्यों बोला? यहां देखो, A और B हेड टू टेल जुड़े हैं, ये हेड है ये इसका टेल है, हेड टू टेल जुड़े हैं A और B, पर रिजल्टेंट आगे हेड टू टेल नहीं जुड़ा है, हेड टू हेड जुड़ा है। ये देख सकते हो? अच्छा बोलो, ये फर्क देख सकते हो? मैं दोबारा ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन सुनाता हूं जो बुक में लिखी हुई है, और आपने जितना मतलब सीखा है उससे उसको देखना है कि सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कहता है इफ टू वेक्टर्स
can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, मतलब head to tail. Then their resultant is represented completely by the third side of the triangle taken in an opposite manner, head to head. बोलो मतलब समझ आया? Yes, sir. क्या डेफिनेशन का मतलब जितना सीखा उससे क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यहीं तक रखो। और